हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे अल नीनो और ला नीना के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल फिनोमिना है, लेकिन इसको समझने में हम बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे होगे। इस वर्ल्ड मैप में आप साउथ अमेरिका की लोकेशन देख रहे हो, ठीक है। आप फिर ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख रहे हो, दिख रहा है आपको। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका पैसिफिक ओशन है। से यस और नो, ये सभी को पता है। ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन है। से यस और नो, ये आपको भी पता है। अब ये पृथ्वी क्या है, जो ग्लोब होता है ना, पूरा गोल होता है। यानी कि ये साउथ अमेरिका किसको फेस करेगा, ऑस्ट्रेलिया को। अगर हम इसको क्या करेंगे, सामने ला के रख दें, मतलब साउथ अमेरिका के ये पीछे वाला हिस्सा से घुमा के आगे लाएं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अर्थात कुछ ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से दिखेगा। से यस और नो, क्लियर। क्योंकि पृथ्वी का क्या है, गोल है, पूरी ग्लोब है। तो हमें जो है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम समझेंगे। और ये भी क्या, बहुत आसान चीज़ है। वर्ड मैपिंग को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको ट्रेड विंड ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ट्रेड विंड दो तरह की होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ट्रेड विंड जो होती हैं, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, ये हमारी क्या हो गई 22.5, ठीक है, या इसे आप 35 तक मानते हो, ये बेल्ट पूरी हो गई। और इधर 22.5 जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा इलाका है, ये किसका इलाका है, ट्रेड विंड का इलाका है। अल नीनो और ला नीना समझने से पहले आपको ट्रेड विंड समझ में आनी चाहिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाते और उसको रटते हो और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये इलाका किसका, ट्रेड विंड का। आपको देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड दिख रही है, ये कौन सी ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। अर्थात इस बेल्ट में जो जो कॉन्टिनेंट या जो जो कंट्री पड़ेंगी, उन पे भी नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का क्या होगा, जोन होगा। नहीं समझ में आ रहा, इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ये मैंने एक इक्वेटर जो है खींच दी है, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेटर खींची है, सबको दिख रही है। ये क्या है आपका 0 डिग्री, यानी कि ये इक्वेटर की लाइन है। अगर ये इक्वेटर की लाइन है तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो इलाका है, ये जो पूरा इलाका है, ये किसका है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का है। से यस और नो, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का है। और जो ये वाला इलाका है वो क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का है। ये देख लो, इसी चीज को, यही इक्वेटर को मैंने आपको वर्ल्ड मैप में दिखाया। इसी इक्वेटर को वर्ल्ड मैप में दिखाया और यही नॉर्थ ईस्ट और यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या करी, मैंने यहां पे ऐसे चला के दिखाई आपको। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि ये इलाका जिस पे हमें अध्ययन करना है और आपका ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका जो है किसके प्रभाव में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के खाते में आ रहा है, ठीक है। इतना आप पहली बार याद रखोगे। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं मैप में, ये जो आपका लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका आप जिसे बोलते हो, इसके सामने ऑस्ट्रेलिया को लेके आता हूं। अब यहां पे जो है मैं सेल्फ डायग्राम बना के आपको सिखाता हूं, बहुत आसानी से समझना। अल नीनो और ला नीनो आज के बाद पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये हमने मान लिया हमारा क्या है, ये साउथ अमेरिका है, किसी कोई दिक्कत, क्लियर। और ये है हमारा भैया ऑस्ट्रेलिया, कुछ इसी तरीके से है हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। समझ में नहीं आ रहा तो वही पिछले वाले डायग्राम को मैंने इसको उठा के यहां पे रख दिया, क्लियर। तो भैया ये पूरा क्या है, इन दोनों के बीच में ये कौन सा इलाका है, इन दोनों के बीच में ये आपका पैसिफिक ओशन है, क्लियर। अब पैसिफिक ओशन को अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ईस्टर्न पैसिफिक। और ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न पैसिफिक बोलेंगे। यहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओशन का ईस्ट और वेस्ट कैसे पता करते हैं, तो वो कॉन्टिनेंट के सापेक्ष देखा जाता है, ठीक है। अगर हम अपने ग्लोब को पूरा अगर ऐसे सामने प्रस्तुत करें तो पता चलेगा पैसिफिक ओशन ऐसे बीच में आएगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के। तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, ईस्टर्न पैसिफिक, और ये वाला पार्ट क्या हुआ, वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था कि जो इक्वेटर है कहाँ से जा रही है, देखो ये अपर पार्ट, ठीक है, किसके, साउथ अमेरिका के, और थोड़ा से जो है ऊपर से गुजर रही है किसके, ऑस्ट्रेलिया के इक्वेटर।
अर्थात ये यहां तक लगभग 23.5 का इलाका होगा, यहां तक लगभग 23.5 का इलाका होगा। तो ये पूरा इलाका जो है ट्रेड विंड का होगा। कौन सी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का। ऐसे ऊपर से अगर हम 23.5 जाएं, कम से कम यहां तक पहुंचेगा 23.5, तो ये भी इलाका किसका होगा? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का होगा। ये भी इलाका किसका होगा? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का है। ठीक है, तो वही चीज मैं अब यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूं कि अगर इक्वेटर मोटी माटी हमारी यहां से जा रही थी, से यस और नो, ये हम अगर डेड डैश से आपको दिखाएं तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर से ये इक्वेटर जा रही थी, से यस और नो, और ये इक्वेटर जा रही थी, तो यहाँ पे क्या है? ये इलाका किसका बनना था? तो अब मैं पेन चेंज कर देता हूं। ये इलाका बनना था इस तरीके से, किसका? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का, से यस और नो, से यस और नो, क्लियर। और ये वाला इलाका किसका बनना था? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का, से यस और नो। ये आप अगर चलाना सीख गए तो मतलब अब सब सरल है। अब आल नीनो और ला नीना कुछ नहीं है, बच्चों वाली बात है। यहां तक समझ में आ गया? अब जो है सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिखाता हूं ला नीना क्या होता है, क्लियर। इस डायग्राम में अगर मैं ये बोलूं कि 4 या 5 साल में एक ऐसी अवस्था आती है कि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो सिंपल क्या बोल दो? ट्रेड विंड बोल लो, कि ये ट्रेड विंड इंटेंसिफाई हो जाए। इंटेंसिफाई का मतलब क्या है? ट्रेड विंड, मैं क्या कह रहा हूं, अचानक जो है 3 से 4 साल में एक बार क्या हो जाती है? इंटेंसिफाई हो जाती है। इंटेंसिफाई का मतलब क्या हो गया? हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत तेज चलने लगेंगी। एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर बहुत तेज चलने लगेगी तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बहुत तेजी से चलेगी। तो ये ओशन की सरफेस पे जो वाटर है उसको भी जोर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ भगाने की कोशिश करेगी। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो है ट्रेड विंड का इलाका है और ट्रेड विंड बहुत तेजी से इंटेंसिफाई हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो ओशन है उस ओशन के वाटर की सरफेस पे भी क्या हो रहा होगा? उधर जाने के लिए बल लग रहा होगा, सही यस और नो। तो स्टेज क्या आएगी? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ओशन वाटर की एंट्री कर रहा हूं, डेट इज ब्लू कलर से। ये पूरा आपको पता है ये क्या है? ब्लू कलर पूरा पैसिफिक ओशन है, से यस और नो, क्लियर। ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इंटेंसिफाई हो जाएंगी तो ये सरफेस वाटर जो है इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और बहुत तेजी से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरफेस वाटर को मतलब समुद्र की सतह वाला पानी, उसे कौन धक्का मार रही है? ट्रेड विंड मार रही है। अब जब ट्रेड विंड धक्का मारेंगे उसे तो सरफेस पे कुछ इस तरह का फिनोमिना आएगा, यहां पे से इधर की तरफ इकट्ठा होना शुरू होगा पानी, इधर पानी की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, से यस और नो। और जब इधर ज्यादा होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या घटना हो रही है? वाटर पाइलअप हो रहा है। जब वाटर पाइलअप हो रहा है मतलब सारा सरफेस वाटर इधर की तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो अगर ये सरफेस वाटर यहां पे इकट्ठा हो रहा है तो ये हैवी इनफ हो जाएगा, मतलब भारी हो जाएगा, और भारी होके क्या करेगा? पानी नीचे जाने की कोशिश करेगा, से यस और नो। और पानी का आपने एक गुण देखा होगा कि जितना वाटर का रिप्लेसमेंट यहां से यहां पे इकट्ठा हुआ है तो इसमें जो एक कमी आ गई है, ये देखो नीचे की तरफ है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो इस नीचे वाली कमी को भरने के लिए पानी क्या करेगा? नीचे से एक सर्कुलेशन मार के इसको क्या करेगा? पूरा भर देगा। नहीं समझ में आया? अगर आप एक बाल्टी में जो है पानी भरा हुआ है, एक मग्गा पानी निकालते हो तो क्या वहां पे गड्ढा हो जाता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं गड्ढा होता? क्योंकि विद इन ए सेकंड क्या करता है? नीचे वाली लेयर से पानी आके वहां पे क्या कर देता है? ऑक्यूपाई कर लेता है और सतह हमें एकदम साफ दिखती है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने यह करा, पॉज कर करके समझा। पॉज मतलब रुक रुक के, कि पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा, पानी इकट्ठा हुआ होगा तो यहाँ पे पानी हैवी इनफ हो गया होगा, हैवी इनफ हुआ होगा तो ये पानी नीचे गया होगा, समझ में आया। और जब ये पानी गया होगा तो इतना पानी जो सरफेस का इधर इकट्ठा हुआ है उतना ही पानी नीचे से पानी ऊपर चला गया होगा। ये कंडीशन सबको समझ में आई? ज्योग्राफी की भाषा में बच्चों इस कंडीशन को, जो पानी इकट्ठा होकर नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग, कि ये डाउन वेलिंग हो रही है। और नीचे से पानी जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सी घटना कहला रही है? अप वेलिंग कहला रही है। तो एक और कॉन्सेप्ट समझे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का। अब इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और ऐड करता हूं। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर सरफेस पानी है, ये सूरज भगवान है, सन, सूरज भगवान किसको ज्यादा गर्म करते हैं? सरफेस वाले पानी को या कि गहराई वाले पानी को?
तो आपका आंसर होगा कि समुद्र की सतह वाले पानी को। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पानी का विस्थापन यहां से यहां पे हुआ है वो सतह वाला पानी है, और वो सतह वाला पानी है तो रिलेटिवली जो नीचे गहरा पानी है उसकी तुलना में क्या है, गर्म है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे क्या हुआ है, वार्म वाटर का क्या हुआ है, पाइलेशन हुआ है, या वार्म वाटर क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है। देखो किसी का ठंडा होना है, गर्म होना, ऐसा नहीं कि इतना बार में कि हाथ जल जाए, लेकिन हम उसे हमेशा रिलेटिवली देखते हैं, किसी ना किसी के सापेक्ष देखते हैं। और हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं कि जो नीचे गहराई पे पानी है समुद्र की सतह पे, उसके सापेक्ष तो ये गर्म है। और बच्चों ये गर्म है, कंपाइल हो गया, तो गर्म होने पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि गर्म होने का मतलब क्या है, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है, यहां पे लो प्रेशर, फटाफट लगा दो, यानी ऑस्ट्रेलिया की खोपड़ी के ऊपर क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब दूसरी कॉमन सेंस की बात बताओ, जब ये पानी यहां इकट्ठा हुआ था तो नीचे पानी गया था, जिससे हमने डाउन वेलिंग कही थी, और ये डाउन वेलिंग ने क्या करा, यहां से जो पानी खत्म हुआ था उसको कंपाइल करने के लिए नीचे से गहरा पानी आया। नीचे गहराई से जो पानी आ रहा है और वो सरफेस से पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो ठंडा होगा रिलेटिवली। तो यहां पे क्या होगा, अचानक ठंडा पानी आ जाएगा नीचे का, और ठंडे का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ईस्टर्न पैसिफिक पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वेस्टर्न पैसिफिक गर्म हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करना सीख गए। ये जो घटना है जो मैंने आपको बताई है, यहां पे हाई प्रेशर हो जाना, ठंडा हो जाना, और वहां पे लो प्रेशर के कारण गर्म हो जाना, ये ला नीना की घटना है बच्चों। यही ला नीना घटना है। क्यों, क्योंकि आप ये देखो कि जो नीचे से पानी आ रहा है वो समुद्र की क्या है, सरफेस वाटर से थोड़ा गहराई से आ रहा है, तो उसमें क्या है, न्यूट्रेंट भी ज़्यादा होंगे, और ये न्यूट्रेंट ऊपर आएगा। या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन बन रही होगी, जब नीचे से अपवेलिंग होगी तो थर्मोक्लाइन टूटेगी, न्यूट्रेंट की मिक्सिंग होगी, तो इस सरफेस पे जो पानी पहुंचेगा नीचे से उसमें न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, और न्यूट्रेंट ज़्यादा मात्रा में होंगे तो भैया यहाँ पे जो फिशरीज इंडस्ट्री होगी, जहाँ ये मछलियाँ होंगी, इनको क्या होगा, बहुत फायदा। अर्थात ये जो इलाका किसका है, पेरू का इलाका और चिली का अपर इलाका, इस पे फिशरीज प्रोडक्शन में क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। समझ में आया। तो ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा हुआ, पेरू और चिली के लिए बढ़िया हुआ, क्योंकि वहाँ मछुआरों को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा और उनकी क्या होगी, ज़्यादा जो है क्या होगी, आमदनी होगी। क्लियर। अब लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के सर पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो मैं कहता हूँ लो प्रेशर वार्म है तो ये ऊपर उठेगा, वार्म है तो ऊपर उठेगा, तो ये बादल बनाएगा, और ये जब बादल हैवी इनफ हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, बारिश करेंगे। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट पे क्या होगी, रेनफॉल होगी। और जबकि पेरू चिली पे यहाँ पे क्या हाई प्रेशर आ गया, तो मतलब क्या, स्टेबिलिटी वाली कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, लेकिन फिशरीज बहुत अच्छी मात्रा में होगी। इस घटना को ला नीना बोलते हैं। तो ला नीना से पहला क्वेश्चन आता है कि ला नीना जब आता है तो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक क्या हो जाता है, गर्म की ठंडा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठंडा। ठीक है, अल नीनो नहीं पढ़ा रहा, अभी ला नीना पढ़ा रहा हूं। वेस्टर्न पैसिफिक क्या होता है, गर्म होता है। क्लियर। तो ये बच्चों घटना हुई किसकी, ला नीना की। समझ में आया। क्लियर। अब जो जो शब्द बोले हैं मैंने, वैसे ही शब्द जो है फटाफट एक बार बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, रफ में बनाना सीखा करो इस तरीके से। ये आपकी क्या हो गई, साउथ अमेरिका, टेढ़ा मेढ़ा बना लो फटाफट। आपको पता है कि ये इलाका किसका है, ट्रेड विंड का, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का। जब ये इंटेंसिफाई हो जाएंगे, कंडीशन जरूर याद रखना, ये क्या हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। इंटेंसिफाई क्या है, ला नीना की घटना का क्या है, कारण है। इंटेंसिफाई हो गई तो फिर क्या करना है भैया, आपको जितना भी वाटर है सब क्या कर देना है, इधर की तरफ ये धक्का मारेंगे, यहां पाइल अप हो जाएगा पानी। जब यहां पाइल अप हो जाएगा तो हैवी इनफ हो जाएगा तो नीचे जाएगा। तो मतलब यहां पे क्या है, डाउन वेलिंग की घटना हो रही है, पानी पाइल अप हो रहा है तो ये गर्म है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो मतलब हवा ऊपर जाएंगी और हैवी इनफ हो क्या करेंगे, यहाँ पे बारिश करेंगे अच्छी खासी। अब ये डाउन वेलिंग हुई है तो कहीं पे यहाँ पे जहाँ पानी विस्थापित हुआ था वहां पे क्या होगी, अप वेलिंग होगी। अप वेलिंग का मतलब नीचे का ठंडा पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस्ट ठंडा हो जाएगा। ठंडा का मतलब हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर का मतलब बारिश तो नहीं होगी, लेकिन नीचे से जो न्यूट्रिएंट आए उसके कारण क्या होगा, मछलियों के मजे आ जाएंगे, तो फिशरीज के क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन नोन एज ला नीना कंडीशन।
ठीक है ना। अब ला लीना से भारत को क्या फायदा होता है ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को बेसिक चीज ला लीना और अल नीनो करना आता ही नहीं है, तो उसके बाद भारत में क्या सोचेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अल नीनो समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या समझाना, इसी का उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होगा, जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कमजोर पड़ जाएंगी तो वो इतना पानी विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, यानी कि अल नीनो में इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को कमजोर कर दो और ला लीना में इंटेंसिफाई कर दो। तो हम अब पहुंचते हैं सीधे, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड आपके लिए रखी है होमवर्क के लिए। अच्छा, ला लीना जो पढ़ा हमने वो यही था कि कभी कभी कुछ सालों में अचानक क्या होता है, ट्रेड विंड क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग मतलब सारा पानी वहां इकट्ठा, इकट्ठा मतलब वो नीचे जाएगा डाउन वेलिंग, इधर ऊपर उठेगा। तो यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, कोल्ड वाटर आएगा, और ये गुड फॉर किसके लिए होगा, फिशरीज इंडस्ट्री के लिए। यही ऑप्शंस में लिखा रहता है जो मैंने आपको इतने प्यार समझा दिया। वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें यानी ऑस्ट्रेलिया का रीजन, ऑस्ट्रेलिया का रीजन में क्या होगा, गर्म पानी आएगा, क्योंकि सरफेस वाटर में पाइलअप हो रहा है, सरफेस वाटर ज्यादा गर्म होता है, और वो क्या होगा, वहां पे रेनफॉल होगी, क्योंकि क्या है, विंड ऊपर जाएगी तो हैवी इनफ होकर क्लाउड बनाएगी और बारिश करेगी। यही कंडीशन समझ में आ गई, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। क्लियर। अब हम चलते हैं सीधे अपने, अच्छा एक चीज और फैक्ट याद कर लो, जो ला नीना है ना उसका स्पेनिश मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। ठीक है ना, और जो अल नीनो होता है उसका स्पेनिश में मतलब होता है बॉय चाइल्ड। ये एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बच्चों अब हम चलते हैं सीधे अल नीनो बनाने। ठीक है, तो हेडिंग डालो अल नीनो। अब तो आप अपना भी बना लोगे यार। ये है हमारा क्या, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे बोलते हैं। ये है हमारा क्या, आपका ऑस्ट्रेलिया। से यस और नो, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अल नीनो की पहचान क्या मैंने बताई थी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड या सीवर ट्रेड विंड ये क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो भैया इनको कमजोर कर देते हैं। क्लियर। अब जब भैया ये धीरे धीरे चलेंगी, बहुत कमजोर हो गई हैं, ठीक है, तो जो सरफेस वाटर है उसको धक्का ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम मारेंगी। कभी भी इनकी दिशा इधर से इधर मत कर देना, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट क्यों है, क्योंकि ये हमेशा इधर से ही चलती हैं। समझ में आया, इसमें गलती मत कर देना कि उल्टी विंड चला दी और पेपर में गलत कर दिया। ये आपके मेंस में ही पूछा सकते हैं। देखो ट्रेड विंड क्या है, हमेशा इधर से ही चल रही है, हमेशा इधर से ही चल रही है। उसके ऊपर वेस्टर्ली होती है, वो हमेशा इधर से चलती है, तभी तो वो वेस्टर्ली है। ये सारी विंड मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो विंड को ऐसे ही चलाना है, लेकिन क्या है अब कमजोर हो गई हैं, यानी कि अब उतना सारा अमाउंट में वाटर जो है वो अपने साथ जो है पाइलअप नहीं करवा पाती ऑस्ट्रेलिया तक। यानी कि जो सरफेस वाटर है, अब मैं सरफेस वाटर बना रहा हूं कि ये आपका क्या था, सरफेस वाटर था, मतलब ये पूरा क्या है, पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर। अब क्या है कि भैया आपकी ट्रेड विंड जो है क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है तो पानी को कम धक्का मारेंगी, तो पानी को कम धक्का मारेंगी, तो मेरा कहने का मतलब है जो ला लीना में पानी ऑस्ट्रेलिया तक भाग जाता था, सरफेस वाटर यहां पे इकट्ठा पाइलअप हो जाता था, वो पाइलअप नहीं हो पाएगा, मतलब यहीं कहीं पे पाइलअप हो पाएगा। से यस और नो, आप खुद सोचो, कमजोर है तो भैया वहां तक कैसे लेके जाएंगी, जब यहीं पे पाइलअप होगा तो मैं कह सकता हूं कि यहीं कहीं पे मिड ऑफ कौन सा, पैसिफिक ओशन का जो सेंट्रल पार्ट है, यहीं कहीं पे वाटर पाइलअप होगा, और यहीं कहीं पे वाटर पाइलअप हुआ है तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर तो मतलब क्या है, बीच ओशन में बारिश हो जाएगी, बीच ओशन में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, किसी को बारिश नहीं मिल रही। अच्छा जब यहां पे पाइलअप हुआ तो फिर ये भी क्या होगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां से उठेगा। लेकिन बच्चों दो कंडीशन है, ला लीना में इतना सारा अमाउंट का पानी गया था तो क्या हुआ था, उतना ही पानी को रिप्लेस, पानी को बैलेंस करने के लिए गहराई से उतना ही पानी ऊपर आया था। अब जो है जाई कम रहा है तो कम ही पानी ऊपर आएगा, समझ में आया, और कम ही पानी ऊपर आएगा तो वो ला नीना जैसी ठंडी कंडीशन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा गहराई से पानी नहीं आ पाएगा, बहुत ही कम मात्रा में सरफेस पानी यहां पे इकट्ठा हुआ है, तो यही सरफेस का जो गर्म वाटर है वही क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अर्थात डाउन वेलिंग भी सही से नहीं होगी और अप वेलिंग भी सही से नहीं होगी, समझ में आया। जबकि ला लीना में डाउन वेलिंग क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उतनी ही मात्रा में अप वेलिंग हो रही थी। अब क्या है, कमजोर पड़ गई है बच्चों नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो अब क्या होगा, यहां पे पानी जो है ये सरफेस वाला ही थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अर्थात
यहां पे क्या रहेगा, वार्म वाटर रहेगा। जबकि आपकी कौन सी थी, ला नीना थी, वहां पे यहां पे कोल्ड वाटर आ गया था। तो वार्म वाटर का मतलब क्या है, यहां पे लो प्रेशर, समझ में आ गया। और वार्म वाटर है यानी कि नीचे से डाउन वेलिंग और नीचे से अप वेलिंग हुई नहीं है, डाउन वेलिंग ही नहीं हुई, ना मात्र की है तो अप वेलिंग भी नहीं हुई, अब वेलिंग भी नहीं हुई थी तो न्यूट्रिशन भी नहीं आएंगे, नो न्यूट्रिशन, ठीक है, थर्मोक्लाइन टूटेगी ही नहीं। और जब नो न्यूट्रिशन है तो फिशरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, बहुत बुरी खबर होगी, यानी कि फिश का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है पेरू और नॉर्थन चिली फिशरीज में बहुत आगे हैं, और उस साल क्या होगी, इनकी बिजनेस की क्या हो जाएगी, पूरी वॉट लग जाएगी। समझ में आ गया। तो हमें दो चीज पकड़नी है, क्या वो पूछते हैं, ये वाला कौन सा हुआ, ईस्टर्न पैसिफिक हुआ, ये बच्चों क्या हुआ, वेस्टर्न पैसिफिक हुआ, क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे अल नीनो में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक, वार्म पे टिक लगाओगे, वार्म नहीं दे रखा होगा तो लो प्रेशर दे रखा होगा, ठीक है ना। और ला नीना कोई पूछेगा तो हमने क्या देखा था, यहां पे कोल्ड वाटर आ गया था, तो मतलब हाई प्रेशर या कोल्ड होता है, ये क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है ना। अब ये वेस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, क्लियर, यहां पे जो है वार्म, तो यहां पे क्या है आपका ठंडा पानी जो है रहेगा, मतलब यहां पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। इसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, अगर अभी इस पे ध्यान नहीं देना है तो नहीं, ना भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने मेन क्या देखा आपका, ईस्टर्न पैसिफिक पे क्या हो रहा है, और यहीं से वो क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ गया। अब देखो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो फिनोमिना हो रहा है, इसी से उन्होंने एक नया नाम दिया वॉकर सेल, समझ में आया, इसी से एक नया नाम दिया अंसो। तो घबराना नहीं है, अंसो और वॉकर सेल कुछ नहीं है। अगर आपने ट्रेड विंड चलाना सीख गए, और हाई प्रेशर और लो प्रेशर किसके अनुसार, पानी का ठंडा होना हाई प्रेशर, पानी का गर्म होना लो प्रेशर सीख गए, तो आप वॉकर सेल भी बनाना सीख जाओगे, अंसो भी बनाना सीख जाओगे, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ये बताओ अल नीनो समझ में आया, इस तरीके से जितना अभी पढ़ा रहा हूं अभी उतना ही पकड़ो, ये सब मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया, इससे आपसे काम करो। अगर आप अल नीनो की बात करो तो ईस्टर्न पैसिफिक पहुंचो, पेरू पे क्या हुआ था, गर्म पानी ही था, क्योंकि भैया पाइलिंग हुई नहीं थी तो अब वेलिंग भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो वार्म का वार्म पानी रहा, वही सरफेस वाटर ही रहा, और क्या हुआ, ये फिशरीज के लिए टेक ए हिट्स, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जबकि वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाओ, वहां पे कोल्ड वेव्स, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका यहां पे मैं कह रहा था ना, यहां पे हाई प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब कुछ चीज ऊपर जाएगी नहीं, लो प्रेशर वाली ऊपर जाती है, जब ऊपर जाएगी तभी तो बादल बनाएगी, तो यहां पे बारिश नहीं होगी, वहां पे क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। आप देखते हो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बहुत तगड़ा तगड़ा सूखा पड़ता है हर दूसरे तीसरे साल में, क्यों पड़ता है, ये अल नीनो के कारण। अब इस अल नीनो और ला नीना का भारत के इंडियन मानसून में क्या होगा, ये आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। आप ईमानदारी से बताओ अभी जितनी चीज मैं पकड़ा रहा हूं ये पकड़ पाए, सेम चीज, क्लियर। और अल नीनो को स्पेनिश टर्म में क्या बोलते हैं, बॉय चाइल्ड, ला नीना को क्या बोलते थे, गर्ल चाइल्ड बोलते थे। तो मेरा मकसद था इस छोटे से वीडियो का कि आप अल नीनो और ला नीना सीखें, हाई प्रेशर लो प्रेशर, कोल्ड और वार्म, वेस्टर्न पैसिफिक की ईस्टर्न पैसिफिक, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा वॉकर सेल, अंसो और इंडियन ओशन पे, या आप कह दो कि मानसून पे क्या फर्क पड़ता है, ला नीना फायदेमंद है कि अल नीनो फायदेमंद है। आप लोगों ने सबने याद करके रट रखा है कि भैया ला नीना जो है भारत के लिए फायदेमंद होता है और अल नीनो नुकसानदायक होता है, बिल्कुल सही रटा है, लेकिन कैसे, अब उत्तर प्रदेश क्वेश्चन ही पूछ रहा है, तो फिर से मैं आपको डायग्राम के थ्रू खुद से बना के दिखाऊंगा कि क्यों ये भारत के लिए फायदेमंद है ला नीना, और क्यों भारत के लिए अल नीनो क्या है, खतरनाक है। समझ में आ गया। तो भैया इस सीरीज से जुड़े रहना, और क्या कहते हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये सारी चीजें, तो देखो अल नीनो में क्या है, यहाँ पे वार्म बड़ा बड़ा दिख रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक, और इसी को काट के अगर मैं ला नीना कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर हो जाएगा। और कुछ बड़ी चीज याद नहीं करनी है। बाकी अनअकैडमी प्लस में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मेंस पढ़ा रहा हूँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं वहां पे पढ़ाऊं तो आपको भैया रेफरल कोड MKS लाइव यूज करना है, ये मेरी प्रोफाइल है, आप वहां पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। और दो कोर्स ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, ये दो कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स 2020 81 सेशन का ये कोर्स है,
क्लियर। और एक प्रीलिम बूस्टर जो रोज 7 बजे होता है। आप इन बैचों से जुड़िए, आप यकीन नहीं करोगे, जो आपको डर लगता है ना उत्तर प्रदेश पीसीएस से, बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों कोर्स प्रीलिम्स के हैं। अगर 2020 की आपको तैयारी करनी है तो जुड़ जाओ। कैसे जुड़ोगे? जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है अनअकैडमी पे, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन वाले आपको उस पे जाना है, उसे क्लिक करना है ग्रीन को। फिर उसके बाद 12 महीने या 24 महीने जो भी चाहो आप चुन सकते हो। मैं हमेशा 12 और 24 महीने रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये तैयारी लंबी है। और मैं केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कराता, प्रीलिम्स के बाद पूरी मेंस की भी तैयारी कराऊंगा, फिर ऑप्शनल की भी तैयारी कराऊंगा, और फिर इंटरव्यू की भी तैयारी कराऊंगा, जिसके लिए 12 महीने तो एटलीस्ट चाहिए। 12 महीने की फीस मात्र 6300 रुपये है, और 24 महीने की फीस मात्र 7560 रुपये है। इस 6300 रुपये में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट प्रीलिम्स मेरे द्वारा, ठीक है, कंप्लीट प्रीलिम्स, एक एक चीज, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, इकोनॉमी से पढ़ाया, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इंडियन इकोनॉमी भी, ठीक है, आपकी साइंस एंड टेक भी, करंट अफेयर भी, इन्वायरमेंट भी, सारी, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस की सारी क्लासें मेरे द्वारा, GS1, GS2, GS3, GS4। फिर उसके बाद सोशोलॉजी ऑप्शनल, पेपर 1, पेपर 2 सबके नोट्स, और इसकी आंसर राइटिंग भी कराता हूं एक्सक्लूसिव। ये सब 6300 रुपये में और 7560 रुपये में है। सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरे भारत में इतना सारा 6300 रुपये में अगर कोई दे सकता है तो आप मुझे बताना। एक छोटी सी टेस्ट सीरीज तक की क्या फीस होती है? 4000 से 5000 होती है। ऑप्शनल 20000 से लेके 50,000 तक है। सारा करा रहा हूं, और किसी भी ऑप्शनल को या किसी भी मेंस के GS 1, 2, 3, 4 को या प्रीलिम्स के कोई भी नोट्स को आप किसी भी कोचिंग से कंपैरिजन कर सकते हो। मेरे नोट्स आपको एक प्लस पॉइंट ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। आप क्रॉस कंपैरिजन भी कर लो, क्योंकि स्पेशल क्लास होती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हो। स्पेशल क्लास में आपको पता चल जाएगा किस लेवल की तैयारी कराई जाती है। पिछली बार जब पेपर हुआ था तो 150 में से 129 क्वेश्चन नोट से आए थे, वो भी इसी तरह का बैच था जिसका नाम था कंप्लीट कोर्स ऑन जीएस प्रीलिम्स। 2020 की जगह 2019 कर दो। आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख भी सकते हो, वहां पे 129 क्वेश्चन का मैंने क्लेम कर रखा है। एक एक पीडीएफ में मैंने दिखा रखा है कि ये क्वेश्चन मैंने कब और कहां पढ़ाया था। ऐसी जो ये कंप्लीट कोर्स प्रीलिम 2020 प्लस प्रीलिम बूस्टर हो रहा है, इस बार का हमारा क्लेम रहेगा 135 प्लस क्वेश्चन नोट्स के। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बिलीव करो, ये बहुत ही क्या है, अचीवेबल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सोच रहे थे 129 क्वेश्चन कहां से आ गए, 50-60 नहीं आ रहे अच्छे अच्छे कोचिंग के, कि ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, पढ़ाई का ट्रेंड चेंज करो। मैं, अगर आप मेरी कवरेज देखोगे, सारी स्टैंडर्ड बुक की कवरेज है, सारी चीजें खुद ही पढ़ाता हूं। इकोनॉमिक सर्वे की पूरी 1 महीने की क्लास लेता हूं। द हिंदू, कुरुक्षेत्र, योजना, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, सब कुछ पढ़ाता हूं। तभी जाके इतना अच्छा क्या रहता है, रेशियो रहता है। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप जुड़ोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर समाप्त करता हूं। अगला लेक्चर जो आएगा हमारा किस पे आएगा? वॉकर सेल और अंशों पे आएगा। और उसके बाद वाला लेक्चर जो आएगा इंडियन मानसून पे आएगा। तो आपको जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अनअकैडमी प्लस में जुड़िए। रेफरल कोड जरूर याद रखना। रेफरल कोड क्या है? MKS लाइव इज द रेफरल कोड। अर्थात जब आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो वहां पे बच्चों एक बॉक्स आता है, वहां पे लिखा होता है अप्लाई रेफरल कोड। तो उस बॉक्स में क्या लिखना है आपको? MKS LIV टाइप करना है। उसके बगल में अप्लाई होगा, अप्लाई को टच कर देना। जब नीचे लिखा हुआ जाए योर रेफरल कोड सक्सेसफुली अप्लाइड, उसी के बाद आपको फीस जमा करनी है, उससे पहले फीस जमा नहीं करनी। और अगर नहीं लिख के आ रहा है तो दोबारा रिफ्रेश करके ऐप को दोबारा क्या करो, सब्सक्रिप्शन कोड, ये रेफरल कोड टाइप करो, और उसे क्या करो, अप्लाई करो। उसी के बाद फीस जमा करनी है। समझ में आ गया सभी को? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।